हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर सेशन ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने सुबह आपके साथ तीन इश्यूज शेयर किए थे। ओके, आई होप कि आपने इनके बारे में कुछ थॉट किया हो। देखिए, इस सीरीज का मेन गोल ये नहीं है कि आपको कोई नोट्स देने हैं या पॉइंट्स देने हैं। नोट मेकिंग इसका गोल नहीं है। गोल है कि आपके ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करना कि आप क्वेश्चन को बेटर एनालाइज कर सकें एग्जाम हॉल में और उसकी जो एग्जैक्ट डिमांड है उसको एड्रेस कर सकें। राइट। तो हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक था लेड एक्सपोजर causing millions to lose health. Removing it from petrol was a global achievement। यानी कि देखिए दो चीजें, एक तो लेड, इसका कहीं ना कहीं हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, लोगों की हेल्थ पर, एंड दे आर लूजिंग देयर हेल्थ, दैट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट लेड की वजह से हो रहा है। रिमूविंग इट पेट्रोल वॉज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। यानी कि लेड हमें पेट्रोल में मिलता था, ठीक है, जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है। सो दैट इज वन ग्लोबल अचीवमेंट, राइट। तो इस आर्टिकल से हमें ये चीजें समझ में आती हैं। नो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं लेड के। ओके, तो देखिए, अब बचपन में जब अब तो पेंट में से भी शायद हटा दिया गया, पर पहले जो घरों में जो पेंट यूज होता था उसमें लेड का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता था, राइट। इवन बच्चों के जो टॉयज आते थे उसमें भी लेड की कोटिंग यूज की जाती थी। ओके, उसी तरीके से पेट्रोल में भी लेड का यूज किया जाता था। अब देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि पेंट, अब सोचिए कि एक बच्चा घर में जो न्यू बॉर्न है वो पूरे टाइम रूम में है, ठीक है, और जो पेंट हो रखा है रूम में उसमें लेड का कंटेंट है। यानी कि कहीं ना कहीं उस बच्चे की जो ब्रॉटअप होगी, जो उसकी डेवलपमेंट होगी, उस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है ये, उसकी फिजिकल हेल्थ पर भी और मेंटल या कह लीजिए साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी। ओके, और यही कुछ रीजन थे जिस वजह से हमने लेड फ्री पेंट और टॉयज की बातें शुरू की, ठीक है। तो अब ये जो टॉयज एंड पेंट में यूज होता था इसको तो फाइनली हमने अबेंडन कर दिया है। अब इस तरह के पेंट यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। कई बार लोग गांव वगैरह में सस्ते में थोड़ा यूज कर भी लेते हैं क्योंकि इनकी डिमांड कम है। तो नाउ व्हाट हैपन इज कि पेट्रोल की जहां तक बात आती है, तो इसमें एक केमिकल ऐड किया जाता था जिसका नाम था टेट्रा इथाइल। ओके, टेट्रा इथाइल लेड। ये इससे फायदा ये होता था कि जो ऑटोमोबाइल का इंजन होता था, इंजन, ये ज्यादा बेटर वर्क करता था, ठीक है। बट फाइनली इसके जो साइड इफेक्ट देखे गए हेल्थ पर, स्पेशली साइकोलॉजिकल हेल्थ पर, तो इसको फिर फाइनली फेज आउट कर दिया गया। अब इतना ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोर्सेज पेंट, टॉयज, पेट्रोल, तीन सोर्सेज देखे हमने। इसके अलावा भी और सोर्सेज हैं जैसे कि बैटरीज, लेड बैटरीज बहुत कॉमन है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। एंड उससे भी ज्यादा इंपैक्ट ये उनको करता है जो लोग बैटरी के रिसाइकलिंग प्लांट में काम करते हैं। रिसाइकलिंग प्लांट, ओके, इन पे काफी इंपैक्ट पड़ता है इसका। उसके अलावा अगर लेड की बात करें हम, तो लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82 और ये माना जाता है एक हैवी मेटल, ठीक है। और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है टॉक्सिक एज अ टॉक्सिक केमिकल, राइट। तो अब देखिए, अब इसके हमें इम्पैक्ट क्या मिलते हैं। लेड के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं। सो एक इम्पैक्ट तो है कि ये चिल्ड्रन के ब्रेन पर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इट लीड टू देयर लॉस ऑफ आईक्यू, राइट। इससे उनका जो ऑटिज्म का रिस्क है, ऑटिज्म का रिस्क काफी बढ़ जाता है। क्लियर। कुछ केसेस देखे गए हैं जहां पर इवन लंग में भी डैमेज देखने को मिला है। और अगर लंग उनको बच्चों का अभी से डैमेज होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स कि अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। नाउ अब ये जो केमिकल्स इसमें यूज होते हैं, दे ऑल्सो डिस्टर्ब द हार्मोन्स, हार्मोन्स में भी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम सिंस बर्थ, ओके, बर्थ में ही कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। नाउ इसके अलावा उनका जब आईक्यू पूरा ही वीक हो जाता है तो अटेंशन स्पैन, जो हम लोग कहते हैं ना बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में, काम में, तो वो उसका इम्पैक्ट होता है कि ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा है, बट उसका जो अटेंशन, दी टाइम ऑफ अटेंशन है, जो स्पैन है, वही गड़बड़ है बचपन से, ठीक है। उनका जो एक बिहेवियर है वही थोड़ा डिसरप्टिव हो जाता है। क्लियर। तो ये कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमें। अब लेड के अलावा भी कुछ और भी केमिकल्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे एक पेस्टिसाइड आता है, ऑर्गेनो फॉस्फेट, ऑर्गेनो फॉस्फेट, ये भी ब्रेन डैमेज कॉज करने के लिए जाना जाता है।
स्पेशली बच्चों में। ठीक है, उसी तरीके से एक हार्बिसाइड होता है जिसे हम लोग वीड किलर कहते हैं, वीड वीडीसाइड, ऐसा वीडीसाइड यूज करते हैं, उसका उसका नाम है ग्लाइफोसेट। ठीक है, एंड इट इज वेरी वेल नोन टू कॉज कैंसर। ठीक है, तो ये और ज्यादा डेंजरस है। उसी तरीके से एक होता है एस्बेस्टोस। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। और सबसे बड़ी बात है कि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे रूफिंग टाइल्स जो होती हैं उनमें यूज होता है इसका। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा कंक्रीट, कंक्रीट, ओके, एस्बेस्टोस के पाइप्स भी आते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं। ठीक है? तो इसका इतना ज्यादा यूज क्यों है? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि काफी चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबा चलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स द हीट, रेजिस्टेंट टू हीट। ठीक है, एंड इवन रेजिस्टेंट टू फायर। ठीक है, बट अगेन ये भी काफी ज्यादा कैंसर कॉज करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने जान ली अबाउट लेड, और उसके अलावा दूसरे कुछ इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैंने आपके साथ द हिंदू के डिस्कशन में भी बात की थी इसकी। ठीक है, एक बार फिर से बात करेंगे ऑन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा फीवर आया तो लोग कहते हैं कि चलिए पैरासीटामोल ले लीजिए प्लस एक एंटीबायोटिक ले लीजिए, यानी कि मोस्टली हम लोग एंटीबायोटिक एज अ प्रिवेंटिव केयर ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है। अब जब ओवर यूज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया होगा वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, क्योंकि उनका नेचर होता है कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, वो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। तो आपने जो दवाई ली होगी, जो ड्रग्स आपकी बॉडी में गई है, उसके अगेंस्ट वो इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और रेजिस्टेंट डेवलप करने लगते हैं। और इस रेजिस्टेंस से ये होता है कि अगली बार जब आप दोबारा वो एंटीबायोटिक लोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लिमेटाइज कर चुका है, वो एंटीबायोटिक आप पे असर नहीं करेगी। अब तो फिर थोड़ा और हैवी डोज लेने जाओगे आप। ओके, तो ये AMR, दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम नाउ, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इवन WHO का कहना है कि ये पूरे ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको कुछ डेटा दिया था हिंदू में से, दैट इज ओवर 70% पेशेंट्स जो हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, दे आर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। राइट, और इसमें से मोर देन 50%, ओके, 55% टू बी प्रिसाइज, मोर देन 50% जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू कॉज AMR, पोटेंशियल टू कॉज AMR। कल भी हमने ये सारे डेटा देखे थे द हिंदू के एडिटोरियल में। ऑलराइट, एंड सबसे बुरी बात ये थी कि 55% जो पेशेंट्स थे उनको एज अ प्रिकॉशनरी, एज अ प्रिवेंटिव, जिसको हम लोग टर्म यूज करते हैं प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, ठीक है, एज अ प्रिवेंटिव के तौर पर ही आपने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स उनको दे दी। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल के आता है? AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा कैसे? तो अगर इस पे कभी क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट बाय डिफाइनिंग। ठीक है, आप डिफाइन कर सकते हैं उसको, दैट ड्यू टू राइज, ड्यू टू राइज इन प्रोफाइलैक्सिस या प्रोफाइलैक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए, तो दिस AMR इज बिकमिंग डेडलियर। ठीक है, इसकी वजह से। और सिर्फ डेडलियर हो रहा है तो अभी इसके इम्पैक्ट हम देखेंगे, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आपका जो आपका जो बैक्टीरिया है वो इवॉल्व हो रहा है, वो अपने आप को और रेजिस्टेंस डेवलप कर पा रहा है इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, क्योंकि आप इतना फ्रीक्वेंटली उसको यूज कर रहे हो कि वो अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कर रहा है। राइट, तो यू कैन से कि व्हेन द पैथोजेंस, जो पैथोजेंस हैं, जब वो इवॉल्व होने लगते हैं, ठीक है, इवॉल्व होने लगते हैं एंड दे स्टार्टेड फर्दर fortifying themselves against the drugs, okay, and they stop responding to this antimicrobial drugs, राइट, इसे कहा जाता है कि अब वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है। राइट, और रीजन क्या होते हैं इसके क्रिएट होने के लिए? फर्स्ट, अनसाउंड मेडिकल। ठीक, कई बार डॉक्टर उतने अच्छे नहीं होते हैं तो वो बस यही प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेना साथ में। ओके, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एनिमल हस्बेंड्री में इसका बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप यूज कर रहे हो काउस, बफेलोस, गोट, तो अल्टीमेटली वो उनके मिल्क के थ्रू ह्यूमन बॉडी में तो आ ही जाएगा। राइट, और इसी के रिगार्डिंग WHO का एक डेटा है, WHO जो कहता है कि ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ इन 2019। राइट,
अब देख लेते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये भी कल द हिंदू के एडिटोरियल के साथ ही हमने डिस्कस किया था। इम्प्लीकेशंस में पहला सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये आती है कि ये इसको मुश्किल कर देता है डिटेक्ट करना। ठीक है, अब इस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इवॉल्व हो चुका है, राइट। तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरा एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ये सर्जरी या सी सेक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सिजेरियन, और कैंसर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब चीजों को परफॉर्म करना बहुत ही रिस्की बना देता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वजह से। ताकि कल को आप जब ये सब ट्रीटमेंट कराते हो तो और आपकी बॉडी में अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको इन चीजों के लिए ट्रीट करना। क्लियर? तो फाइनली फिर हमारे पास रास्ता क्या है, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब एकदम कॉमन सेंस से सोच के देखो, जो ऊपर हमने जितना समझा उसी से। सबसे पहला कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, जब जेन्युइनली जरूरत हो तभी प्रिस्क्राइब की जाएगी थ्रू डॉक्टर्स। बट इंडिया में लोग जनरली कई बार तो डॉक्टर से ज्यादा मेडिकल स्टोर वालों पे भरोसा करते हैं, दवाई दे देना, फीवर है एंड आप ले लेते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि हमें इनके यूज पर वी शुड कर्ब द यूज ऑफ दीज ड्रग्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक, कई बार उनकी फास्टर ग्रोथ के लिए हम लोग इस तरह की चीजें यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा हमें इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है एंटीबायोटिक्स में, टू फाइंड आउट द न्यू एंड बेटर ड्रग्स, ठीक है, जो रेजिस्टेंस डेवलप ना करने दे। और फिर जब ये न्यू ड्रग्स अगर हम लोग बना लें तो एटलीस्ट उसका इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि इतनी कॉस्टली है, रिसर्च होने की वजह से वो इतनी कॉस्टली हो गई है कि उसको सभी लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर रोल ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है इस पे, राइट। कि जब जेन्युइनली जरूरत हो तभी आप उसको प्रिस्क्राइब कीजिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि मेडिकल स्टोर वाले उतना जस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह की ड्रग्स सेल ना करें। ओके, उसके बाद रोल खुद एक पेशेंट्स का भी आता है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये काफी इम्पेशेंट होते हैं कि नहीं आप तो दवाई दो तुरंत जल्दी से ठीक करो, ठीक है, बिकॉज दे वांट इमीडिएट रिलीफ। दिस इज वन रीजन कि वो ओवर कंजम्पशन करते हैं इसका, और अल्टीमेटली वो अपनी हेल्थ ठीक तो कर लेते हैं उस वक्त, बट ओवर द टाइम आपकी हेल्थ और बिगड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान लिया ड्रग्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं द नीड फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम। अब देखिए ये जो एग्जैक्टली जो आर्टिकल आया था ना, उसमें हमें इतने ज्यादा काम के पॉइंट्स नहीं दिखे थे वहां पर, ठीक है, बट इस टॉपिक को एक बार कर लेते हैं। बस उसमें से हमें कुछ डेटा अच्छा मिला था जो हम अपने एग्जाम के लिए जरूर रखेंगे यहाँ पर। जैसे इंडिया हैज मोर देन 1100 यूनिवर्सिटीज, राइट, विद ऑलमोस्ट 50,000 कॉलेजेस, ठीक है, और इसके अलावा 40 ऑलमोस्ट 45 पॉइंट मिलियन स्टूडेंट्स, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को मिलाकर ऑलमोस्ट 4 करोड़ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो स्कूल लेवल पे वी हैव 60 स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना अलग कुछ चल रहा है, ठीक है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर। एंड हर साल 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ बच्चे हर साल स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, 1.5 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स एवरी ईयर, ठीक है। 2 करोड़ का भी करीब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कि हर साल हमारे यहाँ 2 करोड़ बच्चे बर्थ लेते हैं, ठीक है, और उसमें से 1.5 करोड़ स्कूल में एंटर करते हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। 1100 यूनिवर्सिटी, 60 स्कूल बोर्ड्स, ओके, ये सब क्या सिग्निफाई कर रहा है कि डाइवर्सिटी बहुत है। बट बात जब एग्जामिनेशन की आती है कि इन बच्चों के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं सारे स्टैंडर्ड्स की। एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है, मतलब सभी ने एक यूनिफॉर्मिटी बना रखी है, एक टेस्ट पेपर बना दिया जाएगा, आपको उसका आंसर देना, मतलब कहीं ना कहीं से मेमोरी, रॉट लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है। जब इतनी सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर है तो फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में कोई डाइवर्सिटी क्यों नहीं है, सभी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो now let's see what are the issues in this examination system. Okay, nothing to write, just listen and understand and process the information in your brain. See, पहला इशू क्या है, पहला इशू वही है जो आप और हम सब लोग बचपन से फेस करते आए, दैट इज कि जो फोकस है वो मेमोरी एंड रॉट लर्निंग पर है।
अब देखिए यूपीएससी में ऐसा है कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि अगर आपके सामने बुक भी रखी होगी ना तो भी आप उसका आंसर इतना इजीली नहीं बना सकते। इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड को एड्रेस करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से एनालाइज करके अप्लाई करना है क्वेश्चन की डिमांड पे, वो यूपीएससी आपको सिखाता है। ठीक है? और वो चीज स्कूल और कॉलेज की एग्जामिनेशन लेवल से मिसिंग होती है। वहां अगर आपके सामने बुक रख दी जाए आप आंसर लिख दोगे, क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाते हैं। बट यूपीएससी उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता जहां पर आपकी रॉट लर्निंग काम आएगी। ठीक है, वहां पर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, जैसे हमें पता है नॉर्थ वेस्ट से सब अटैक हुए, बैटल ऑफ पानीपत हुई है, बैटल ऑफ तराइन हुई है, सब कुछ हुआ है, वेस्टर्न साइड से ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। लेकिन यूपीएससी आपसे इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछेगा बैटल्स के बारे में। वो क्या पूछता है कि आखिर ये सारी जो बैटल्स हुई है, मोस्टली जो इन्वेजन हुए वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ही क्यों हुए। फिर आप पूरा एनालाइज करने जाते हो कि हमारे फ्रंटियर्स वीक थे, ठीक है, या फिर हमारे इधर हिमालय प्रिवेंट कर लेता था, इधर ओशन था, तो फिर वही एक वहां पे दो गैप बन जाते। ठीक है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करनी पड़ती है सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने होती है। बट इस तरह की चीजें स्कूल कॉलेज लेवल पर मिसिंग है। वहां पे पूरा का पूरा फोकस है बस मेमोराइजेशन पर। ठीक है। सेकंड सेकंड वहां पर इशू आता है एग्जामिनेशन में नैरो ऑब्जेक्टिव्स का। चाहे टीचर्स हो, स्कूल्स हो, या खुद बच्चे हो, ऑब्जेक्टिव एक सिंपल रह जाता है कि मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज लाना है, बस वही एक की ऑब्जेक्टिव बन के रह जाता है। दैट इज अनदर इशू। थर्ड इज क्वालिटी इशू। क्वालिटी इशू, अब ये क्वालिटी इशू ना आपको स्टेट पीएससी में भी देखने को मिलेगा। मतलब क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, एकदम इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार आपसे, और स्कूल एग्जाम्स में भी यही होता है। ओके, दे आर नॉट टेस्टिंग द लर्निंग, दे आर नॉट टेस्टिंग द लर्निंग। अब आप याद कीजिए कि पहले अगर आप थोड़ा सा टाइम पीछे जाएंगे ना, 20 साल पीछे, या आप अपनी बचपन में थोड़ा सा एक जनरेशन पीछे जाओ, तो उस टाइम 70-75% किसी के आ जाते थे, बहुत बड़ी बात मानी जाती, क्योंकि पेपर उस हिसाब से बनाए जाते थे। उसके बाद क्या है, कहीं से रिपोर्ट आने लगी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कहीं स्कूल का फेलियर परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो जबरदस्ती 10 एमसीक्यूज डाल दिए गए स्कूल लेवल पे कि एमसीक्यू टिक कर दो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल और गिरा दिया गया। ठीक है? तो क्वालिटी इशू और ज्यादा पुअर होता चला गया। नेक्स्ट इज कि पुअर मोड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, अब देखिए पुअर मोड ऑफ असेसमेंट, क्योंकि देखिए आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी होगी कॉलेज से जाकर, आप एम्प्लॉयबल होंगे या नहीं होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे। बट थ्रू आउट द कॉलेज के चार चार साल आपने क्या किया है, असाइनमेंट लिखे हैं, सबमिट किए, एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर दिया है, बात खत्म हो गई। बट आप ऐसी स्किल्स गेन नहीं कर पाए, और यही रीजन है कि मोर देन 50% ऑफ द ग्रेजुएट्स दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। ठीक है, खुद इंडस्ट्री कहती है कि इनमें वो स्किल्स ही नहीं है जो जरूरत है इंडस्ट्री को एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट, अब इसकी वजह से क्या हो जाता है फिर, देयर प्रोलिफरेशन होने लगता है कोचिंग मार्केट्स का। कोचिंग मार्केट का, अब स्कूल में 11th 12th में 10th में आपने सिर्फ रट्टा करके इजी इजी क्वेश्चन पूछ के आपने पास करवा दिया बच्चों को। ठीक है, बट अल्टीमेटली बच्चा जब नीट की तैयारी करने जाएगा, जब वो आईआईटी के एग्जाम देने जाएगा, तब उसको फिर किस पे डिपेंड होना पड़ता है, कोचिंग मार्केट पे। ठीक है, सिमिलरली जब आप ग्रेजुएट्स वगैरह भी हो जाते हो, आपके पास स्किल्स नहीं है, फिर आप कहाँ जाते हो, आप कंसल्टेंसीज के पास जाते हो कि हमारा प्लेसमेंट करा दो कहीं पे। राइट, तो फिर ये एक नया मार्केट क्रिएट होना शुरू हो जाता है उससे। नेक्स्ट इज कि एडवाइजरीज जो दी जाती हैं वो फॉलो भी नहीं करती हैं ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, एडवाइजरीज नॉट फॉलोड। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार एडवाइस दी जाती है कि आप क्यूरिकुलम जो है उसको थोड़ा बेटर डिजाइन कीजिए। ठीक है, कुछ पेडागॉगी एक्टिविटीज को इंक्लूड कीजिए, बट कोई नहीं कर रहा, कोई कॉलेज नहीं करता। इनफैक्ट रियलिटी ये है कि मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर्स भी ऐसे लोग बने होते हैं जिनका खुद का कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। मतलब एज अ लास्ट रिसोर्ट, एज अ सर्वाइवल, कि चलो यार कुछ नहीं मिल रहा, अभी यही कर लेता हूँ। ठीक है, तो उनके पास खुद वो स्किल्स नहीं होती है कि वो स्टूडेंट्स को कुछ सिखा पाए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखिए अराउंड मोर देन 700 कॉलेजेस ऐसे हैं विच आर ऑटोनमस। ठीक है, दे हैव बीन गिवन द ऑटोनमी। तो इन पे कोई बहुत ज्यादा अच्छा रेगुलेटरी ओवरसाइट बन ही नहीं पाता है।
ठीक है, वो अपना एग्जाम, अपना रिक्रूटमेंट, अपने एग्जाम वो सब किसी भी तरीके से करते रहते हैं, बट कोई भी ऊपर से रेगुलेशन उन पर नहीं होता। एंड नेक्स्ट इज इशू ऑफ सीक्रेसी। इशू ऑफ सीक्रेसी बिकॉज कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं है। ठीक है, कौन क्वेश्चन पेपर बना रहा है, क्यों इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, क्यों इजी क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, ठीक है, इन आंसर्स को इवेलुएट किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से आप मार्कशीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पर डेफिनेटली मेल प्रैक्टिसेस के चांसेस होते हैं। अब वो आपने 12th फेल देखी ना उसमें, ठीक है, स्कूल वाले चीटिंग करा के कि चलो वो सब अभी तो पास करो बच्चों को, बाकी सब वो जाने उनके करियर में आगे क्या होता है। ठीक है, सो फाइनली नाउ व्हाट वुड यू से कि हमें क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है इसके इसके रिगार्डिंग। सबसे पहला, जो ऊपर चैलेंजेस लिखे हैं बस उसी को रिवर्स कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। फर्स्ट इज कि हमें प्रॉपर असेसमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, प्रॉपर असेसमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, हमें प्रोफेशनल बॉडीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत होगी। ठीक है, किसमें, क्यूरिकुलम डिजाइनिंग में, ताकि उनका जो बाद में एम्प्लॉयबिलिटी हो वो बेटर हो, ताकि उन्होंने उतनी स्किल्स गेन की हो। और दूसरा कि हमें टीचिंग पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि टीचिंग जो क्राइटेरिया है वो उतना अच्छा है कि यहाँ पर जो टीचर आ रहे हैं बच्चों को तैयार कर पाएंगे उस वर्कफोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो उसकी जरूरत है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। ठीक है, ये जो असेसमेंट आप कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट इज कि आपको कहीं ना कहीं मिनिमम स्टैंडर्ड डेवलप करने की जरूरत है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आउटकम या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, आउटकम स्पेसिफाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका यूज हर चीज में होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर सेटिंग सेटिंग से लेकर तो इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स में क्या आपके इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स होंगे। क्योंकि देखिए एक रियलिटी ये भी है कि कई बार ना कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए जहां पर बोर्ड एग्जाम की कॉपीज कोई भी छोटे छोटे बच्चे चेक कर रहे थे, बस कुछ भी राइट मारो कुछ भी नंबर लिखो। इवन वो कॉलेज वो स्कूल तक सीरियस नहीं था कि इन बच्चों की, ये कुछ स्टेट की प्रॉपर बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज थी। ठीक है, जहां पर इस तरह के वीडियो सामने आए थे। नाउ नेक्स्ट इज, कुछ जो ऑटोनमस कॉलेजेस हैं ये अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर ले, तो जरूरत है कि इनका कुछ एक्सटर्नल ऑडिट एंड असेसमेंट सिस्टम बनाया जाए। ओके, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, रिलायबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो लेने की जरूरत है। ऊपर हमने प्रॉब्लम्स देख लिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो आर्टिकल आया था उसमें इस तरह के पॉइंट्स नहीं थे, तो आप उसको वहाँ वो आर्टिकल मैंने आपको स्किप करा दिया था, बट यहाँ पर हमने उसको थोड़ा डिटेल में देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन था। ऑलराइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ इतने इतने ही करेंगे, आज हमने सिर्फ 3 ही देखे हैं, 3 ही आर्टिकल, बट हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट हम लोग 5 आर्टिकल्स डेली थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है यार दोस्तों कि आपको इसको नोट्स बनाने पड़े या ये कोई बर्डन है, बर्डन नहीं है। ये सिर्फ आपकी ब्रेन को थोड़ा बेटर तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो यही सब आएंगे। वो आपसे इश्यूज पूछेगा, वो आपसे स्टेप्स पूछेगा कि स्टेप्स क्या लेने की जरूरत है। ठीक है, किसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उनके उनके बारे में आप समझते कितना है, इनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से आता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता है कि ये सब डेंजरस क्यों है। राइट, तो बस इसी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते चलिए और आप देखेंगे कि जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके आएंगे ना, उसके बाद जब आप 80 डेज वो मेंस की तैयारी में लगोगे, तब आप समझोगे कि आपको आपने साल भर जो जनवरी से मेहनत की थी, ठीक है, जनवरी से आपने एग्जाम आपका जो भी है मई में, ठीक है, तो जून तक यहाँ तक आपने जो मेहनत की थी ना वो आपको इन 80 डेज में कितना ईजी बना देगी आपके लिए मेंस को। राइट, तो इस चीज से भागना नहीं है, डरना नहीं है आंसर राइटिंग से। सिर्फ प्रीलिम्स निकालना आपका गोल नहीं होना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स निकाल लूं उसके बाद मेंस का देखूं, ऐसा नहीं। या देखो, क्योंकि कई बच्चे आते हैं जिनका 4th अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स होता है, किसी का 6th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स होता है, और वो डबल डिजिट में रैंक 16 आई थी 2018 में, उनका 6th अटेम्प्ट था। ठीक है, इस बार कुछ बच्चे अभी इंटरव्यू जो दे रहे हैं उनमें से कि मेरा 4th अटेम्प्ट है, पहली बार प्रीलिम्स हुआ। ठीक है, उनका पहली बार प्रीलिम्स हुआ, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइसी हो गया है। कई बार आपका जो आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे जगह से आ गए जो आपने कहीं ना कहीं स्किप किए थे या आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, कि हम अपने मेंस के लिए हमेशा तैयार रहें। प्रीलिम्स में लक 2-4 मार्क्स का इधर उधर हो गया तो ठीक है, वो हमारा बैड लक मान लेंगे हम, लेकिन जब भी हमारा प्रीलिम्स होगा वी नीड टू मेक श्योर कि 100% हमारा मेंस क्लियर होगा और इंटरव्यू भी क्लियर होगा।
और मेंस और इंटरव्यू में आपकी हेल्प सिर्फ आपका नॉलेज करेगा, आपका नॉलेज प्लस आपकी प्रैक्टिस, सिर्फ ये दो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। मेंस में कोई लक फैक्टर काम नहीं आएगा। ओके, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज को सीरियसली लीजिएगा, हम डेली करेंगे इसके साथ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि देखिए मैं हर चीज ऐसा नहीं है कि पॉटर टाइट है कि इस प्रोग्राम में डिस्कस होगी उसमें होगी, नहीं। कुछ टॉपिक मेंस में डिस्कस हो रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर के साथ ही एक्स्ट्रा में डिस्कस हो जाते हैं, और कुछ यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस हो रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज चल रही है, दो है, एक करंट अफेयर बेस्ड है और दूसरी है स्टैटिक बेस्ड। ऑलराइट, ऑलराइट, तो यहाँ पर ये पांच चीजें जब पूरी आप फॉलो करोगे ना, तब जाकर ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे, तब जाकर आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज फिर मार्केट में इधर उधर के सोर्स आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। क्लियर? इसलिए मैंने इसकी मिनिमम फीस आपकी सिर्फ 3000 ही रखी है, बट उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का करंट अफेयर रिवीजन है तो 3000 या स्टैटिक रिवीजन 3000, नो। जो भी प्रिपरेशन होती है वो होलिस्टिक ही हो सकती है आपकी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा इधर से कर लिया थोड़ा, किसी भी एक सोर्स पे डिपेंड रहो और किसी भी एक को ही फॉलो करो। एवरीवन इज गुड, ओके, एवरीवन हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट प्लीज स्टिक टू वन सोर्स। बार बार चेंज मत करते रहना सोर्सेस, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर ईयर्स. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.